नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव अब लगभग जोर शोर से शुरू हो गए हैं। 17 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आम आदमी पार्टी ने अपनी लगभग सारे कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 58 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं और लगभग 8-9 और घोषित करने हैं। बाकी 3 सीटें उनको जनता दल यू को, लोक जनशक्ति पार्टी और एक उनको शिवसेना को देने का इस तरह की योजना है। लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है वो इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंटरेस्टिंग इस दृष्टि से हो गया है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के आरोप को लगाते हुए दिल्ली की राजनीति में जिसने प्रवेश किया था, उसमें कांग्रेस के 17 केंद्रीय मंत्री थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। उसके अलावा भ्रष्टाचार एक मुद्दा था जिसको उन्होंने, और भ्रष्टाचार के अलावा पैसे की बर्बादी, जिसमें शीला दीक्षित के घर में एसी लगाए जाने की बात और 27-28 एसी लगाए जाने की बात और इस तरह की चीज़ों को लेकर के सरकार में वो आई थी। लेकिन अब वैसे ही सिमिलर एलिगेशंस हैं आम आदमी पार्टी पर लगे हैं और कुछ तो उससे ज़्यादा है। जैसे जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, विशेष रूप से शीला दीक्षित के खिलाफ या 16-17 जो केंद्रीय मंत्री थे उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल का ये आरोप था कि इनको जेल भेजा जाना चाहिए और ये सरकार में आएंगे तो इनके खिलाफ FIR करके इनको जेल भेजेंगे। और लगभग 11 साल तक दिल्ली में सरकार में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने किसी के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं कराया, ना दर्ज नहीं करा पाए। लेकिन दूसरी तरफ इनके ज़्यादातर नेता जेल होकर के आए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद हों, उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया हों, एक और मंत्री सत्येंद्र जैन हो, दूसरे राज्यसभा MP संजय सिंह हो। तो सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है। अब ये मैं इन सारी परिस्थितियों की बात क्यों कर रहा हूँ? इन सारी परिस्थितियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को भी इस बात का आभास हो गया है कि अब उनकी स्थिति 2013 जैसी नहीं है, जहाँ पर जब वो जो भी बात कहते थे जनता उसको स्वीकार करती थी। अब जनता उन पर डाउट करने लगी है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस किए थे उनमें से ज़्यादातर को वो पूरा नहीं कर पाए। चाहे गंगा की सफाई की बात हो, चाहे स्कूल खोले जाने की बात हो, ईस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की बात हो या अस्पताल की बात हो, ये वो कुछ नहीं कर पाए। तो अब उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि एक के बाद ये एक कुछ और लुभावने प्रॉमिसेस कर रहे हैं और वो प्रॉमिसेस इस तरह के हैं जो उनको दिखा रहा है कि कितने डेस्परेट हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात की। हालांकि पंजाब में उनकी सरकार और पंजाब में उन्होंने इसी तरह का सिमिलर प्रॉमिस किया था और वो पूरा नहीं कर पाए, एक बात। दूसरा ये कि वो एक सनातन सेवा बोर्ड की बात कर रहे हैं, सनातन सेवा समिति। हालांकि उन्होंने 11 तारीख को, मतलब कल, उन्होंने उनके पदाधिकारियों के नाम भी घोषित कर दिए। लेकिन ये जो हिंदुत्व वाला एक मॉडल है जो बीजेपी के साथ लगा हुआ है, और बीजेपी ने हिंदुत्व की बात करके महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जीत लिया है, अब ये उस हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये भी एक डेस्परेट मूव है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी वो अपीजमेंट की बात करती रही है अब तक, और अपीजमेंट के कारण ही दिल्ली का मुसलमान वोट उनके साथ रहा है। वो रोहिंग्या के समर्थन में खड़े होते रहे हैं, वो वक्फ को लेकर के बात करते रहे हैं। एक तीसरा डेस्परेट मूव जो है वो ये है कि ग्रंथी और पुजारी को इन्होंने 18,000 रुपये देने की बात की थी।
अब ग्रंथी पुजारी को पिछले 11 साल तक इन्होंने कुछ नहीं दिया, अचानक ग्रंथी पुजारी आ गए, इसलिए कि उनको लग रहा है कि हिंदू वोट इनसे छिटक सकता है। और शायद पहली बार ऐसा हो कि दिल्ली में, जहाँ पर कास्ट के नाम पर वोट नहीं होता है, लेकिन दिल्ली का एक बड़ा वर्ग, दिल्ली का एक बड़ा मतदाता हिंदुत्व के नाम पर वोट करे और वो मत बीजेपी के पास जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये एक नया ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपये देने की बात की। दूसरी तरफ जो इमाम हैं, इमाम को पिछले लंबे समय से लगभग 17-18 महीने की जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि लगभग 17-18 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको वेतन नहीं दिया। एक तरफ इनको वेतन नहीं मिला हुआ है, दूसरी तरफ ग्रंथी और उनकी बात कर रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे तो ही हैं, बसें नहीं आई हैं, जो डीटीसी में नई बसें आनी थी, जो बसेस थी, ई व्हीकल्स थी, वो नहीं आई हैं, गंगा की सफाई पर काम अधूरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम नहीं हुआ है, जो ड्रेनेज का इस बार हाल था वो बुरा हाल है। अब ये जो 3 मसले हो गए, चौथा मसला डेस्परेशन वाला है, जो हमेशा से आम आदमी पार्टी करती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट को डिसाइड करती रही है। इसके पहले वो जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें जो है वो लेखी को मुखी साहब को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया था, और इसी तरह से वो लगातार नाम लेते रहे। और इस बार वो रमेश बिधूड़ी का नाम, जगदीश मुखी का पहले चलाया था, इस बार रमेश बिधूड़ी का नाम चलाया। और सामान्यतः बहुत तरीके से इस तरह के कैंडिडेट का नाम चलाते हैं जो या तो कमज़ोर हो, और अभी जो रमेश बिधूड़ी का नाम चला रहे हैं वो बार बार इसलिए चला रहे हैं कि उनके 2 विवादास्पद बयान आए हैं दिल्ली चुनाव के बाद से ही। पहला, जब उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में बयान दिया था, और दूसरा आतिशी के बारे में बयान दिया था। उस दोनों को लेकर के, हालांकि इस मामले में ना तो कांग्रेस इसको मुद्दा बना पाई है और ना आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बना पाई है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से इसको बनाने की कोशिश अब की जा रही है। ये सारे के सारे मामले, जो मैंने 4 मुद्दे गिनाए, हालांकि इस तरह के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी का डेस्परेशन शो करता है। एक और बड़ी मुश्किल ये है कि नई दिल्ली सीट पर जब सामान्यतः अरविंद केजरीवाल, वो उनको कोई चैलेंज नहीं होता है। इस बार जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने उनको घेर रखा है, वो उनके लिए मुश्किल वाला है। दोनों कैंडिडेट, चाहे संदीप दीक्षित हों या प्रवेश वर्मा हों, दोनों मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। इसी डेस्परेशन में एक और प्रयास जो है वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं बताने की जनता को कि प्रवेश वर्मा पैसा बांट रहे हैं, और इसको लेकर के वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन पर प्रवेश वर्मा ने इस बात को बताया कि ये तो चुनाव के पहले का मामला है, और शादी में वो किसी बच्ची के पिता के देहांत के बाद उसकी शादी में सहयोग करने गए थे और उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। खैर, अब इसके अलावा एक और डेस्परेट मूव ये है, जब आम आदमी पार्टी या उसके नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन तो आम आदमी पार्टी ने किया है और बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को गलत एड्रेसेस पर भर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एड्रेसेस तक बताए, जहां पर उन्होंने ये दिखाया कि एक एड्रेस जिस पर 4 लोग रहने वाले हैं और उस घर पर लगभग 48 और 50 मतदाता हैं, और जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं उनके अलावा बाकी सारे के सारे मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये है। अब ये जो सनातन वाला मामला है,
जो सनातन सेवा वाला कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, सनातन सेवा समिति वाला। उसके अलावा जो पुजारी और ग्रंथी योजना है, इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा एक सॉफ्ट हिंदुत्व का प्लान चल रहा है। दूसरी तरफ ये मुस्लिम्स को अपीजमेंट का भी वो कर रहे हैं। तो ये जो दो का दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक जो आम आदमी पार्टी का जो पहले का स्टांस रहा है उससे अलग दिखाता है। और ये लग रहा है कि उनको ये इस बात का आभास हो गया है कि उनके लिए मुश्किल वाली स्थिति है। दूसरी स्थिति कांग्रेस की जो है, कांग्रेस का वोट बैंक नेचुरली बढ़ रहा है। नेचुरली बढ़ने का कारण ये है कि उनके बहुत सारे मतदाता जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, वो दो तरह के हैं। एक जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कांग्रेस को हारता देख करके आम आदमी पार्टी के साथ चले गए थे। दूसरे बहुत सारे ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो ये दो तरह के मतदाता हैं। ये दोनों मतदाता मतलब जो कट्टर बीजेपी विरोधी हिंदुओं में और मुसलमानों में, वो वापस आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। एंटी इनकम्बेंसी का एक अलग प्रभाव है, इसलिए कि दिल्ली की जनता ने बहुत झेला है, चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे जल जमाव को लेकर के हो। इसलिए कि वाटर को पाइप लाइन वाटर पहुंचाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है, गड्ढे हर जगह है, नया कोई फ्लाईओवर नहीं बना है। ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के जनता में नाराज़गी है। एक ये मसला है। ये जो वोटर की नाराज़गी है, उसमें एक बड़ा वर्ग तो भाजपा की तरफ जा रहा है। भाजपा अपने 35, 36, 37% वोट के साथ, 38% के वोट के साथ हमेशा इतना वोट करती है, लेकिन उसको 40 का थ्रेशोल्ड चाहिए। 40 का थ्रेशोल्ड पार करेगी तो वो सरकार बनाएगी। तो ये स्थिति है। उसमें बीजेपी अरे कांग्रेस जो 8-9%, 9.5%, 10% के आसपास वोट पाती है, वो अगर वो वोट जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट्स के कारण, कुछ कैंडिडेट्स जो उनके मजबूत हैं, जैसे अलका लांबा हो गई, फरहाद सूरी हो गए, संदीप दीक्षित हो गए, इस तरह के कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वोट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़िया वो करेंगे। तो उसके कारण कांग्रेस का वोट और इन जनरल भी बढ़ रहा है। तो अगर ये वोट परसेंट बढ़ के 15 के आसपास हो जाता तो एक ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगी। उस ट्रायंगुलर फाइट में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। एक उदाहरण दिया जाता है कि 2008 के चुनाव में कांग्रेस भी इस तरह की सिचुएशन थी, जब बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 14% के आसपास वोट वो किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को दलित वोटर्स का वो ही सिर्फ वोट करते हैं, उनको और कोई दिल्ली में और कोई मतदाता वोट नहीं किया था। वो दलित वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आ सकते थे, वो दलित नेता के कारण सारे के सारे चले गए बहुजन समाज पार्टी का। और यही कारण था कि लगभग 38 और 40% के वोट शेयर थे उस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिली और 42 सीट के साथ शीला दीक्षित तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। तो वो स्थिति अब बदल रही है। दलित वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आएगा। कांग्रेस बहुत सारे मुसलमानों के वोट भी करेगी। तीसरा फैक्टर जो है कि MIM जो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी अपने कुछ कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। और वो जिस तरह का उसका उस पार्टी का पॉलिटिकल वो है, उसमें वो मुसलमान वोटर्स को निश्चित तौर पर अपनी तरफ लुभाएगी। बीजेपी अपने इंटैक्ट वोटर्स के साथ महिलाओं को और इस तरह के नाम को लेकर के आ रही। उसमें बहुत सारे बहुत सारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं, जिसमें चाहे अरविंदर सिंह लवली हों, चाहे मारवा हों, या उसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो दोनों मंत्री जो हैं, एक दलित और दूसरे जाट मंत्री जो अरविंद केजरीवाल के उसमें थे, वो इधर की तरफ आए हैं और इनके अपने कैंडिडेट्स जो हैं।
तो इन परिस्थितियों में जो ये ट्रायंगुलर फाइट होती हुई दिख रही है, वो अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वाली स्थिति पैदा कर रही है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का में डेस्परेशन दिख रहा है। अब चुनाव परिणाम किस तरफ जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि एडवांटेज अभी बीजेपी होना शुरू हो गया है दिल्ली में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।